हेलो। हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि कितने पॉइंट्स आ गए? हाँ, हम जैसे चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप रिपीट करेंगे तो मेरे को एक पता चलेगा कि हाँ कंटेंट कैसे जा रहा है। थोड़ा सा देखिए, लगभग अभी बज रहा है 5:10, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटा करीब चलेंगे। रायपुर से जो लोग हैं जो रात को अपने घर जाके सोएंगे, तो आप लोगों से अधिकांश से आग्रह ये है कि भोजन करके जाएं, और किसी कारणवश आप भोजन नहीं करते हैं तो गोष्ठियां करके ही जाएं। तो सब कम से कम साथ में रहेंगे, क्योंकि खाने के बाद हम और कोई कार्यक्रम नहीं रख रहे हैं। खाने के बाद सब कोई फ्री स्टाइल एक दूसरे से मिले जुलें, उठे बैठें एक दूसरे के साथ। तो लगभग 8 बजे यहाँ भोजन रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि 6:30 के बाद से आप लोग आपस में 20-20 के ग्रुप्स बना के आपस में चर्चा करें। आप में से ही बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी बार तीसरी बार या पुराने हैं, या आप लोगों में से नए लोग भी कोई बहुत अच्छी यात्रा के साथ आते हैं जिनकी पकड़ बहुत जल्दी बनती है। जितना हम शेयर करेंगे अपने ग्रुप में, एक दूसरे को सुनेंगे, शेयर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे, उतनी हमारी क्लैरिटी जल्दी आएगी। तो दिन भर में जितनी चर्चा हो रही है उसको पचाने की एक जगह शाम को 6:30 से 8 के बीच में जो ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसमें लगभग 20-20 के ग्रुप बना लेंगे, तो उसमें हम जो कुछ भी दिन भर में पाए हैं उसको शेयर करेंगे, और जो लोगों को भी लगता है कि कुछ गैप है और ग्रुप में उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। बढ़िया, चलिए। तो जितनी बात मैंने की, कोई इसको समराइज करेगा, कहना चाहेंगे? हाँ जी, माइक लीजिए। मैं महेंद्र भंडारी हूँ, डिट्रॉइट मिशिगन से। समीक्षा के पहले मैं आप ही की बात को एक क्लैरिटी करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, माइक थोड़ा पास में रखिए। जो मेरी समझ है, सूत्र है भाव और विचार पर हर स्थिति में नियंत्रण रखना, और दूसरा बिंदु आपने जो कहा स्वयं का स्वयं पर विश्वास, 2 चीज सूत्र है। बहुत बढ़िया। तो दोनों सूत्रों को मैं इस प्रकार देखता हूं कि अगर मेरा ध्येय अपने संबंधों की, दूसरों के साथ संबंधों की तृप्ति है, तो अगर मैं पहले का वर्ष पे भी काम करूं, जो कि अपने में एक स्वयं यात्रा है, भाव हर स्थिति में अपने आप को नियंत्रित रखना एक यात्रा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ, नियंत्रित रखने से दोनों सेंस आता है कि मैं किसी तरह से उसको पकड़े रखे हुए हूँ, और एक है वो सहज रूप में नियंत्रित रहता है। जैसे मैंने किचन का एग्जाम्पल दिया, गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, तो जब किसी चीज़ के साथ मेरे को खुशी मेरी बनी हुई है, खाना बनाते समय मेरा ये कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हो रहा है आज ठीक से बनेगा कि नहीं बनेगा, गाड़ी चलाते समय मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हो रहा है कि आज ठीक से होगा कि नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे हमने गाड़ी चलाने को समझ लिया, खाना बनाने को समझ लिया, तो इन दोनों के बारे में हमारे विचार काफ़ी स्टेबल हैं, उसमें कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है ये पूरी सृष्टि किसी नियम से है, मैं भी किसी नियम से हूँ, संबंध भी किसी नियम से है। यदि उसका वो यूनिवर्सल स्वरूप, यूनिवर्सल डिज़ाइन, जिस तरह से खाना बनाने का डिज़ाइन, गाड़ी चलाने का डिज़ाइन हम पा गए, मकान बनाने का डिज़ाइन हम पा गए, उसका नियम पा गए, उसी तरह से इस एग्जिस्टेंस और मेरा और रिलेशन का भी कोई यूनिवर्सल डिज़ाइन है। वो डिज़ाइन मैं पा गया तो मैं आराम में आ जाता हूँ। तो अब जो मेरी अभी स्थिति है वो प्रोस्पेक्टिव है। वो प्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव है, कोई हम एक चीज संभावना दिखा रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे कोई मीटिंग होने वाली है, हाँ, जिस तरह से मीटिंग में कागज पत्रों की तैयारी की जाती है, उस तरह से मैं अपनी तैयारी करता हूँ। बिल्कुल। और वह जब उस जाता हूँ तो सिर्फ अगर मैं अपने आप को अपने पे विश्वास है, मेरे को जो बात कर रहा हूँ उसके लिए,
सांसारिक तरीके से कह रहा हूँ, आपके विश्वास की परिभाषा थोड़ी विस्तृत है। और तो मैं देखता हूँ कि संबंधों में तृप्ति स्वचालित हो जाती है। क्यों हो जाती है मैं नहीं जानता, इसलिए केंद्र बिंदु जो हम लोगों को करने का है ये दो चीज़ हैं। अगर आप दो करेंगे तो दूसरे व्यक्ति के साथ में, सार्वभौमिक चारों अवस्थाओं में, परिवार में, समाज में स्वचालित होगा। और न भी होगा, दूसरा अपनी यात्रा पे है, तो कम से कम आप तृप्त रहेंगे किसी भी स्थिति में। क्या ठीक समझ? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए सिंपल बात इतनी ही कह रहा हूँ कि यदि बाय एजुकेशन मशीन के बारे हमारी समझ बन गई है तो मशीन के बारे हमें कॉन्फिडेंस के साथ है। लेकिन अभी हमारी एजुकेशन में मानव की समझ नहीं है, मानव के बारे एजुकेशन में एक भी चैप्टर नहीं है। और धर्म और अध्यात्म में जो कुछ भी कहा गया उससे हम एक लंबी यात्रा हमने की है। लेकिन आज की परिस्थितियों में जैसे मैं ये भी कहूँगा कि तमाम महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ने से अच्छा जीने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन मेरी मनःस्थिति और मेरी परिस्थिति में मैं कैसे इवॉल्व होऊंगा उतना पिन पॉइंटेडली और क्लियरली डिज़ाइन मेरे को नहीं मिलता है। बढ़िया। तो ये दर्शन हमको मेरे होने का एग्जिस्टेंशियल डिज़ाइन देता है, ये पूरी नेचर के बारे में कुछ कहता है जो कि यूनिवर्सल है। एक बार उस लेवल पे हमको नियम समझ में आएगा तो आज की हमारी ज़िंदगी को हम कैसे हैंडल करेंगे उसका कस्टमाइज डिज़ाइन निकल आएगा। बढ़िया। हाँ जी भैया, इधर पड़ोस में। हाँ, परिचय। हनी जैन, राजनांदगांव से। भैया जैसे अपन बात कर रहे हैं कि खुद पे भरोसा आना, जैसे गाड़ी चलाते हैं, अगर आती है तो खुद पे भरोसा है, अपन चला रहे हैं, तो खुद पे भरोसा आना वो कैसे होगा? मतलब उसके लिए भी तो प्रैक्टिस लगेगी। जब मैं गाड़ी सीखी, कार चलाना सीखी, तो पहले मैंने धीरे धीरे एक एक ABC क्लच वो सीखा, फिर उसको धीरे से रोड पे ले गई, फिर भीड़ में ले गई। तो मतलब इसमें भी ऐसे लाइन बाय लाइन है। ऐसे ही है, वैसे ही कर रहा हूँ मैं भी, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन आपको लेके जा रहा हूँ ज़िंदगी के सफ़र पे, आपको लाइन बाय लाइन लेके जा रहा हूँ जी। इसलिए आपसे बार बार कहता हूँ, सुन के अप्रिशिएट करना अच्छी बात है, अच्छा बोला, अच्छा कहा, ये भी अच्छी बात है, लेकिन फाइनली मैं वो कनेक्टिविटी बनाए हुए हूँ क्या? पहली लाइन क्या बोली थी, ये स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे जा रहे हैं, यदि वो आपका सीक्वेंस बना हुआ रहेगा तो जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनने लगेगा। मतलब वो अपने आप होगा करना। मतलब एक चीज़ होता है कि अपन ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपने ऊपर करते हैं, और एक खुद से हो जाना होता है। खुद से इतना ही होता है कि ध्यान तो देते ही हैं जी। अब मैं बोलता रहूँ, आप कुछ और सोचते रहो कि हो जाएगा अपने आप, ऐसा होने वाला नहीं है। जी। मैंने एक ही शर्त रखी, जो भी कुछ कहा जा रहा है यदि आप सुन पाए तो हो ही जाएगा। जी जी भैया। आप नहीं सुनेंगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ जी, बढ़िया। और कुछ? गुड। पीछे माइक, आगे माइक, परिचय। जी भैया नमस्ते। मैं अविनाश बारले, गरियाबंद से। अभी आज के सेशन में भैया मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि मैं किसी भी घटना मुझे सुखी दुखी नहीं करता, बल्कि मेरे माइंड सेट के कारण ही मेरा सुखी दुखी होना बनता है। ये बहुत शानदार बात रही। और एक बात ये लगा कि मेरे माइंड सेट को कैसे सेट किया जाए, तो उस पर मेरा ध्यान गया कि स्वयं के प्रति विश्वास हुए बिना मेरा माइंड सेट होगा नहीं। तो मेरा थोड़ा सा जिज्ञासा ये बढ़ रहा है कि अपने माइंड को सेट कैसे रखा जाए, भाव और विचार को कैसे स्थिर और स्टेबल बनाया जाए, इसकी तलाश जारी है भैया। बिल्कुल, देखो कितना सिंपल है और कितना सीक्वेंशियल है। घर मकान का साइंस पता चला तो घर मकान व्यवस्थित कर लिया, कपड़े का पता चला तो कपड़े व्यवस्थित हो गए, रोड का पता चला तो रोड व्यवस्थित हो गई, सब कुछ। तो अब जिंदगी का पता चलेगा, जिंदगी व्यवस्थित हो जाए। मुश्किल नहीं। हाँ सर, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि अब हम ये तो जान गए कि स्वयं के प्रति विश्वास हम कैसे जागृत करें। ठीक, स्वयं के प्रति विश्वास हमारी ज़रूरत है, और ये गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास से अलग है। जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चों को हम छोटे से, अगर जैसे कि आपने स्टार्टिंग से ही कहा कि जब घर में बच्चा होता है तो उसको कई चीज़ें हम ज्ञान दे सकते हैं, और उस टाइम बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी सीखता है।
तो वही चीज़ों को मैं अभी कहना चाहूँगी कि उसे हम ये स्वयं के प्रति विश्वास अगर हम तब से उसे ये सिखाने लगे तो हम कैसे सिखाएंगे बच्चों को, छोटे से इस चीज़ों में कैसे ज्ञान देंगे? मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि जैसे मैंने कहा था कि पति को भी कुछ नहीं सिखाना है तो बच्चे को भी नहीं सिखाना है। ये 7 दिन के लिए आप विद्यार्थी हो जाइए, आप समझ लीजिए भाई टेलर क्या करता है। टेलर टेलरिंग की कला सीखता है, उसमें रेशो होता है, शरीर इतना तो कोहनी इतनी तो टांगें इतनी, तो ये हर चीज़ का रेशो है और वो रेशो लगभग सेम होता है। तो इसका मतलब हो गया कि एक बार कपड़े सिलना आ गया तो बच्चे आएगा उसका भी सिल देंगे, बड़ा आएगा उसका भी सिल देंगे, मोटा आएगा तो पतला आएगा, सबका सिल देंगे। तो एक बार कपड़े सिलने की कला सीख लें और वो अपने लिए फिट आ जाए, पहले तो अपने ऊपर लगा के देख लें, तो पहले अपने प्रैक्टिस करके देख लें। देखो अभी की स्थिति कैसी है, बच्चे आपके पैर वैर छूते हैं तो आप क्या आशीर्वाद देते हो? बोलो। खुश रहो, खुश रहो, सुखी रहो, खुश रहो, सुखी रहो। वो लौट के पूछ दिया तुम सुखी हो क्या? तो मत ही सिखाओ, अभी रहने दो। तो कृपया करके हमको बच्चे बनने की ज़रूरत है, हमको विद्यार्थी बनने की ज़रूरत है। बहुत माँ बाप बन के देख लिया है ना, काफ़ी मुश्किल में है। तो एक बार हम विद्यार्थी बनेंगे फिर आगे सोचेंगे। बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, हो गया? हाँ, पीछे एक माइक। परिचय। हेलो सर, मैं सुनील कुमार गुड़गांव से हूँ, बट अभी रायगढ़ ही रह रहा हूँ। गुड़गांव से हैं लेकिन अभी रायगढ़ से आ रहे हैं। रायगढ़ में रह रहे हैं। तो सर मेरा एक्चुअली ये है कि स्वयं के प्रति विश्वास तो समझ में आ रही बात, बट और आपने जो एग्जांपल भी दिया वो गाड़ी चलाने वाली बात, वो संबंध के प्रति मानव मतलब मानव और मानव के प्रति के संबंध और गाड़ी चलाने वाला जो संबंध है वो रिलेट नहीं हो पा रहा है मुझे। हाँ जी, किसको हुआ? इनका क्वेश्चन क्लियर हुआ? फिर से बोलिए। किसी के पास आंसर है तो आप बोलिए। हाँ जी बोलिए, फिर से बोलिए क्वेश्चन, आप फिर से बोलिए। क्वेश्चन सर मतलब आपने वो रिलेट किया कि संबंध को, मतलब स्वयं के प्रति विश्वास के बाद जो संबंध फ्लो चार्ट में है हमारा, तो वो गाड़ी चलाना एक अलग संबंध है और मानव के साथ मानव का संबंध, वो थोड़ा सा वो एग्जाम्पल मुझे रिलेट नहीं हो रहा है। वो मानव का गाड़ी चलाना एक बात है, मानव का संबंध चलाना दूसरी बात है। ये दोनों आपस में हमने कैसे जोड़ के देखा? कौन बोलेगा? हाँ जी, पीछे माइक, पीछे एक माइक। जी, परिचय परिचय। मेरा नाम साहिल है, मैं रायपुर से ही हूँ। मैं जैसा सोच रहा हूँ मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। गाड़ी चलाना एक नियम से चल रही है गाड़ी, कि हम पहले गाड़ी स्टार्ट करेंगे, क्लच मारेंगे, गियर दबाएंगे, फिर एक्सीलेटर देके आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे हमको समझ पड़ रही है नियम, गाड़ी के चलाने के जो नियम है हमको धीरे धीरे पकड़ में आ रहे हैं। जैसे मैं चला रहा हूँ, पहले दिन, दूसरे दिन, 10वें दिन, 1 साल बाद नियम पकड़ में आ रहे हैं। तो वही नियम हमको अपने प्रति जो नियम है, हमको कैसे खुश रहना है, वो नियम हम अगर पकड़ लें तो स्वयं के प्रति विश्वास हमें शायद आ जाए। काफ़ी बढ़िया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो उन्होंने कहने की कोशिश की। बोलिए बोलिए। मैं दरअसल सर वो संबंध पे रिलेट करना चाह रहा हूँ, मानव से मानव का संबंध, जो क्योंकि फिर वो आफ्टर ऑल वो परिवार पे फिर समृद्धि पे जाएगा, तो उस फ्लो को थोड़ा देखो। ये तो पकड़ में आ गया कि गाड़ी चलाई तो उसका नियम समझा कि खासकर गियर डालना है तो क्लच दबाना ही है, और क्लच छोड़ने में और एक्सीलेटर देने में एक रिलेशन है ना। जिसको नहीं देना तो उस गाड़ी रुक जाती है या आगे दौड़ जाएगी। तो हमने एक नियम को समझा और गाड़ी चलानी आ गई। तो गाड़ी चलानी आई तो कैसे आई? गाड़ी नाम की एंटिटी और उसका जो भी इंटरकनेक्शन था उसको समझने से आई। अब क्या कह रहे हैं? संबंध की समझ। संबंध की समझ मतलब दो मानव के बीच की समझ। दो मानव के बीच की समझ तो ज़्यादा भाव और विचार की समझ है कि शरीर की समझ है? ज़्यादा तो भाव और विचार की बात है। और भाव और विचार की बात है तो मैं दूसरे आदमी के साथ संबंध को समझना चाहता हूं तो पहले मेरे को अपने भाव और विचार की समझ होना होगा, क्योंकि दूसरे का भी भाव और विचार ही समझ रहा हूं। हमने दुख क्या पाया है? हमने दुख इतना ही पाया है कि हमने किसी से कोई अपेक्षा की है और हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई है, या किसी ने किसी से हमको कोई दुख की, कोई इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी, उसने वो व्यवहार कर दिया है। व्यवहार कुल मिला के भाव और विचार ही है।
तो पहले इस बात की ज़रूरत है कि मेरे भीतर ये भाव और विचार का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, और ये मेरे भाव और विचार का भी कोई नियम होगा कि नहीं होगा। तो इसका जैसे गाड़ी का नियम है, ऐसे इसका भी कोई नियम है। यदि मेरे को मेरे भीतर भाव और विचार का वो नियम पकड़ में आ गया तो सामने वाला भी मेरे ही जैसा है, तो मेरे को उसका भी नियम समझ में आता है। तो मेरी गाड़ी खराब, एक कोई भी मोटरसाइकिल का मैकेनिक है, उसके लिए सारी मोटरसाइकिल एक ही जैसी। यदि मेरे को अपनी गाड़ी बनानी आ गई भाव और विचार के रूप में, तो मैं दूसरे की गाड़ी भी समझता हूँ और मैं उसको भी सहयोग दे सकता हूँ, सहयोग पाके वो भी खुश होता है। इसी का नाम संबंध है। बात पहुंची? इस संबंध का मतलब क्या है? संबंध का इतना ही मतलब है कि दो लोगों का आपस में कोई आदान प्रदान है। अभी आदान प्रदान ऐसा है कि जो मेरे को नहीं चाहिए वो आप दे रहे हो, मैं आपसे कुछ समझना नहीं चाहता, आप मेरे को समझाना चाह रहे हो, मैं आपको ठीक आदमी नहीं मानता, आप मेरे को ठीक आदमी नहीं मानते, आप अपनी बात को सही मानते हो, मैं अपनी बात को सही मानता हूँ। इतनी ही प्रॉब्लम है। जब मैंने इस ह्यूमन बीइंग को, अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग समझा, तो मैं अपने बारे में क्या मानता हूं, देखो उसको कैसे मैथमेटिकली बोल सकते हैं। जैसे ए है और बी है, ए अपने बारे में कोई असेसमेंट करता है जिसको हम ए बोल सकते हैं। ए बी के बारे कोई असेसमेंट करता है जिसको हम ए बी बोल सकते हैं। ए अपने बारे मानता है कि मैं सफल आदमी हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को सोच सकता हूँ, मेरा सोच लॉजिकल है, मैं हेल्पिंग नेचर हूँ, ऐसा ए अपने बारे में मानता है। ए बी के बारे में मानता है कि इसका नेचर काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है और ये कुछ भी उत्पटांग कर, कुछ भी मान, जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव। ए बी के बारे कुछ मानता है। अब बी भी मानव है, वो भी अपने बारे कुछ मानता है, और जब बी ए के साथ जीता है तो बी भी ए के बारे कुछ मानता है। ये इक्वल हो जाए, इसका नाम संबंध है। इतने ही काम। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ ये है कि ए को ए की पहचान नहीं है, इसलिए ये अपने बारे जो मानता है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है, बहुत सारा ओवर इवैल्यूएशन है, अंडर इवैल्यूएशन है। कभी ये लो फील करता है, कभी ये हाई फील करता है, कभी ये ईगो में रहता है, कभी ये फ्लक्चुएशन में रहता है, कंपैरिजन में रहता है। जब ए को खुद की समझ नहीं है तो ए बी को कैसे देखेगा? ठीक देखेगा कि सही देखेगा, गलत देखेगा? उसमें भी गड़बड़ करेगा। और बी का भी हाल ऐसा ही है। अब ये कैसा जिएंगे? कभी खुशी कभी गम, इतना ही है। जबकि स्थिति क्या है? ए जो है खाना बनाने को बहुत अच्छा समझता है, इसलिए खाना बहुत बढ़िया बनाता है। बी जब खाने पे आता है तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता है। तो खाना वाना खाने में ठीक चल रहा है, उतना ही हमको आता है, आओ चिल करेंगे। उससे ज़्यादा हमारी कोई दुनिया नहीं है। कुछ कमा के ले आए, कुछ चिल कर लिए, फिर कमाने चले गए। जबकि भाव और विचार ऊंचे नीचे हो ही रहा है, उसकी टेक्निक हमारे पास नहीं है। अच्छा खाना बनाने की टेक्निक हमारे पास है, अच्छे संबंध में जीने की टेक्निक हमारे पास नहीं है। एक काम कर लिया, क्या बुरा है? दूसरा बचा है, इसको भी कर लेंगे। बढ़िया। और बोलो। मतलब देखिए, काम की बात यह है कि हम साथ साथ चल पाएँ। अभी पहला दिन है, कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी ऊपर से जा रही हैं, कुछ चीज़ें भारी लग सकती हैं, लेकिन कल शाम तक हम काफ़ी सेट हो जाएंगे। और विशेष रूप से फिर से कहना चाहता हूँ, ये जो 6:30 से 8 की गोष्ठी के लिए हम बैठेंगे, जो ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठेंगे, हम में से बहुत सारे लोग हैं। जब मैं उसी बात को कह रहा हूँ तो आपको पचाने में एक समय लग रहा है। जब आपके बीच का आदमी अपनी ज़िंदगी से एग्जाम्पल दे के बोलेगा तो आपकी क्लैरिटी आ जाएगी, और आपके बीच के व्यक्ति को लगेगा कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो शाम का लगभग 6:30 7 से 8 के बीच का जो समय है, ये दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। हमारे वो मित्र तैयार रहें। लगभग हम 20 ग्रुप बनाएंगे, देखते हैं 20 बनते हैं कि 15 बनते हैं। उसके हिसाब से हम 1-1.5 घंटा बैठ के आपस में चर्चा करें। दिन भर जो कुछ भी आया चर्चा में उसको हर व्यक्ति अपना शेयर करे, मेरे को क्या समझ में आया, क्या नहीं आया।
और एक व्यक्ति कहेगा कि मेरे को इस पर क्लैरिटी नहीं बनी है, हमारे ग्रुप में किसी को अच्छी क्लैरिटी बनी होगी, वो उस पर अपनी बात रखेगा, तो इसमें हमारी काफ़ी क्लैरिटी बनेगी। चलिए मैं इसको पूरा कर देता हूँ। तो देखिए हम चर्चा कर रहे थे, यदि मेरे भाव और विचार की गाड़ी मुझको चलानी आ गई और मैं खुश रहने लगा, कोई हमसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो मैं क्या बताऊं, हमारा तो कोई पद वद है नहीं, है ना, कोई नाम भी नहीं है इस टीचिंग का, तो हम क्या बताएं दूसरे को, आप क्या करते हो, तो हम बता देते हैं हम खुश रहते हैं। तो इससे सामने वाले को टेंशन हो जाती है। तो कितनी सिंपल सी बात है यार, तुम इतने स्मार्ट हो तो खुश क्यों नहीं हो, पूछो अपने आप से, मैं खुश क्यों नहीं हूं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत पेनिट्रेटिंग क्वेश्चन है, सीधा अंदर घुसता है। पूछिए अपने आप से, मैं खुश क्यों नहीं हूं। और जितनी मेहनत की है और जितनी सफलता पाई है, खुशियां बढ़ रही हैं कि निचोड़ निकल रहा है कि नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जिंदगी का बड़ा हिस्सा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है में निकल जा रहा है। उस चीज की मुझको तलाश है जिसको पाने के बाद वो खुशी हमेशा बनी रहती है, और वो हमेशा, मैं अकेला हूं तो भी उतना ही खुश हूं, सबके साथ हूं तो भी उतना ही खुश हूं। उस खुशी की मुझको तलाश है और वो हमेशा मेरे साथ है। बोले इस खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, तो क्या झक मारने आया था। तो ना खाली हाथ आता है ना खाली हाथ जाता है। उस झोली को, उस खुशी की झोली को भर के जाना चाहता है, और ये खुशी हमेशा मेरे साथ रहती है। शरीर साथ रहे ना रहे, ये खुशी मेरे साथ रहती है? अब भगवान से बढ़ के हो जाए कि छोटा हो जाए अपने को पता नहीं है, पर ये हमारी जरूरत है। मुझको नहीं पता भगवान किसको कहते हैं, पर मैं खुश रहना चाहता हूं, ये मेरी जरूरत है। हाँ जी, तो चलिए गरीबी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति को साधन की कमी भी है, कमी का एहसास भी है। अमीर क्या है, साधन, क्या लिखूं, संपन्न, सुखी लिखूं, सुखी लिखूं, दुखी, दरिद्र। क्या मतलब, तो जितना है दूसरे के कंपैरिजन में वो कम ही लगता है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले पूरी चर्चा कर लेते हैं। समृद्धि क्या है, तो क्या है, नया मॉडल आया है। साधन संपन्न भी हो और सुखी भी हो और उदार भी हो, ये नया मॉडल आया है। गरीबी और अमीरी इस धरती का बोझ है। सारी शिक्षा इस बात का आश्वासन देती है कि आप अमीर हो जाओगे, ज़्यादा पैसा कमा सकोगे। पैसा ज़्यादा आ गया, पर जिस जिंदगी में जिस खुशी की तलाश थी वो तो कहीं अभी दूर है। तो हमारी गाड़ी भी ठीक हो, घर भी ठीक हो, कपड़े भी ठीक हो, सड़क भी ठीक हो, मन भी ठीक हो, मेरा भी ठीक हो, फैमिली का भी ठीक हो, पड़ोस का भी ठीक हो, क्या बुरा है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि फकीरी में जीना है, ये नहीं कह रहे हैं कि गरीबी में जीना है। जब प्रकृति में कोई गरीबी नहीं है तो हमारी ज़िंदगी में भी क्यों गरीबी रहेगी, लेकिन कब उसको समझेंगे तब। इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से कहना चाहता हूँ। देखो एक बहुत बढ़िया बात, उदार मतलब होता है कि जिसको ये हर समय फील होता रहे कि जितनी मेरी ज़रूरतें हैं उससे ज़्यादा मेरे पास उपलब्ध है। और ज़्यादा होगा तो आदमी क्या करेगा, किसी की ज़रूरत है तो उसको दे देगा। और बांटने का अधिकार किसको है, वो एक सूत्र है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कंफ्यूज्ड आदमी क्या बांटेगा, दुखी आदमी क्या बांटेगा, अहंकारी आदमी क्या बांटेगा, दबा हुआ क्या करेगा, दबाएगा, प्रभावित हुआ क्या करेगा, दूसरे को प्रभावित करेगा। तो जब एनआईटी के शिविर करते थे तो समाज के लोग तो ऐसा नहीं पूछते हैं, पर एनआईटी के शिविर में युवा लोग पूछते थे, लड़के लोग, सर ये पैसे वाले तो पैसा नहीं बांटते हैं, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा। तो बोले सर ये पैसे वाले तो पैसा नहीं बांटते हैं।
क्यों नहीं बांटते? उनका होगा तब बांटेंगे। मालिक को बांटने का अधिकार है ना, संग्रही को बांटने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो उसका है ही नहीं। जो जिसने बांट दिया वो उसका मालिक था, उसके पहले मालिक होने का प्रमाण नहीं है। बांट दिया मतलब दान दे दिया, ऐसा नहीं कह रहा हूं, उसने उसका सदुपयोग किया। तो जिसने जिसका सदुपयोग किया वो उसका मालिक है, ऐसा अंदर से प्रमाण आता है। उसके बाद चलो, ये इंटरेस्टिंग बड़ा, मैं जो इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा था उसको एक बार रिपीट करता हूं। यदि सारी जिंदगी को समराइज करें तो लास्ट में हमारे हाथ में क्या आता है? कैश इन हैंड हाथ में क्या आता है? यादें, संतोष, खुशी, एक्सपीरियंस, गुड, ठीक हो गया। अभाव होगा तो अभाव आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आदमी की सारी जिंदगी उसके द्वारा लिए गए निष्कर्ष हैं। देखो, इस पूरी परंपरा की हाइट देखो। हम आज 2022 में इंद्रियों से जूझ रहे हैं। हम आज 2022 में इंद्रियों से जूझ रहे हैं, उसके दबाव और उसके प्रभाव हमसे हैंडल नहीं होते हैं। और ऐसी कई बार तो अच्छा है कि नेचर का डिज़ाइन ऐसा है कि हम जो सोचते हैं सामने वाले को पता नहीं चलता है। तो मैं कहता हूं, देखो, गूगल अगले 5 साल में ऐसी चिप लेके आ रहा है जिसको आदमी के ब्रेन में लगाने से 2 गज दूरी के अंदर का मानव जो सोच रहा है वो आपको सुनाई देने लगेगा। तो आने वाला समाज कैसा होगा? 2 गज दूरी बहुत जरूरी है ना। यदि 2 गज के अंदर के व्यक्ति के विचार सुनाई देने लगे, वो जो सोच रहा है, तो ये समाज कैसा होगा? है युद्ध का मैदान, है ना। तो किसी ने कहा, जी और कुछ हो ना हो पर पति पत्नी तो एक कमरे में सोए नहीं। तो कम से कम, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव ये है कि हमारे भीतर की नेगेटिविटी को या नेगेटिव थॉट्स को या किसी गलत विचारों को साथ वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता है, और हमको किसके सामने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ऐसा हमारा। पागल में और हम में क्या फर्क है? उसका फिल्टर टूट गया है ना। तो यदि हम भी एक प्रैक्टिस करें कि जो मन में आए सामने रिकॉर्डर रख दें और जो मन में आए उसको केवल बोलते जाएं, और फिर खुद ही सुन के देखें, तो हो सकता है नहीं सुन पाए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पॉजिटिव बात यह है, तो आदमी की सारी जिंदगी की यात्रा उसके द्वारा लिए गए निष्कर्षों की यात्रा है। हम 2022 में इंद्रियों से जूझ रहे हैं या धन और पद के प्रभाव से मुक्त नहीं हो। मैं धन और पद कोई खराब चीज़ है ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, इंद्रियां खराब चीज़ें ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि मैं किसी कंपैरिजन की वजह से, किसी और नेगेटिविटी की वजह से परेशान हूँ। हजारों साल पहले कुछ लोगों ने ये निष्कर्ष दिया कि भैया केवल इंद्रियों में जीना नहीं है। इसका मतलब है कि कितने हजार साल पहले कुछ लोगों ने निष्कर्ष निकाल दिए। तो यदि इस पूरे जमाने को देखेंगे, वो कभी ना, वो कॉलेज टाइम में हम एक वो मनोरमा बुक पढ़ते थे जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो उसमें ना वो बहुत सारे लोगों के नाम दिए हैं पूरे इतिहास में जिन लोगों ने कुछ काम किया। उसमें स्पोर्ट्स और साइंस और टेक्नोलॉजी और धर्म और अध्यात्म, समाज, वो गिन के 450 नाम नहीं है। तो ये 450 वो लोग हैं, यदि इसमें नाचना गाने को थोड़ा बाजू में कर दें, है ना, यदि समाज, धर्म, अध्यात्म इस तरह की चीज़ों को कंसिडर करें या वो बाकी को भी कर लें, तो एक गिनती के 400-500 लोग हुए जिन्होंने जमाना जहाँ खड़ा था उसको आज जहाँ खड़ा है यहाँ तक लेके आए, क्योंकि इन्होंने अपने वक्त के आगे सोचा।
और बाकी मासेस ने उसको फॉलो किया। इसका मतलब क्या ताकत है आदमी की? आदमी की ताकत उसके विचार का जलवा है, आदमी की ताकत उसके समझने की ताकत है। यदि भौतिक जितने भी संसाधन हमको दिखाई देते हैं और तमाम उपलब्धियां हमको भौतिक रूप में, फिजिकल रूप में दिखाई देती हैं, वो क्या चीज का जलवा है? विचार का, वो लॉजिक का जलवा है। आज रोबोटिक्स से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक जो कुछ भी हम सारी बातें कर रहे हैं, बेसिकली वो लॉजिक का जलवा है, लॉजिक और मैथमेटिक्स। तो इसका मतलब है यदि विचार पक्ष को हमने फिजिकल वर्ल्ड में लगाया, जड़ संसार को समझने में लगाया, तो एक तरह की उपलब्धि को हमने देखा। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आदमी की ताकत कोई बड़ी ताकत है तो विचार की ताकत है, जो हजारों साल में लोगों ने जी के निष्कर्ष निकाले और अभी भी नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको एक व्यक्ति एक शरीर यात्रा में निकाल के और उसके आगे का बता के चल देता है। ये किसकी ताकत है? ये विचार की ताकत है। उस विचार की ताकत को मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ के दिखाना चाहता हूं। विचार की ताकत कैसी है? देखो, यदि हम एग्जाम्पल लें ए, बी, सी, डी, ई, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, डी से बड़ा ई से बड़ा, ए से बड़ा भी कोई है। अभी मैं केवल फिजिकल सेंस में कह रहा हूँ। देखो, मेरे इन चर्चाओं करने से ये निष्कर्ष कभी नहीं लेना कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि धन और पद नहीं कमाना है और धन और पद खराब चीज़ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन केवल धन और पद ही जिंदगी है, इसको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अभी की हमारी ज़िंदगी में यदि हम धन और पद के मामले में, जिसको कि हम समाज में सबसे बड़ा मानते हैं, उसकी चर्चा करें, उसी के आधार पे सामाजिक सम्मान हम धन और पद के आधार पे आज देखते हैं, तो ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी से बड़ा। ए बी को सफल मानता है कि नहीं? बी सी को सफल मानता है, सी डी ए को। अब बी को देख के ए को मोटिवेशन आती है या उसका दिमाग खराब होता है? दिमाग खराब ज़्यादा होता है। देखो, 5th क्लास में दिमाग खराब ज़्यादा होता है, तो दिमाग खराब ज़्यादा। तो ए ने 10 साल मेहनत किया और 10 साल मेहनत करके वो बी हो गया। होता है कि नहीं? होता ही है। अब ए सफल हो गया कि नहीं? ए सफल हो गया कि नहीं हुआ? अब ये कंपैरिजन हो ही गया। तो बी अपनी नजरों में सफल है कि असफल है? क्योंकि वो अपना कंपैरिजन सी से करता है। सी अपनी नजरों में सफल है कि असफल है? क्योंकि वो अपना कंपैरिजन डी से करता है। डी अपनी नजरों में सफल है कि असफल है? क्योंकि अपना कंपैरिजन ई से करता है। तो इस पूरी चेन में सारे लोग अपने आप को सफल मान रहे कि असफल मान रहे? क्योंकि अपने से बड़े से कंपेयर कर रहे हैं। अब ए का दिमाग खराब होता है, 10 साल बाद बी हो जाता है। जब बी हो जाता है तो सी को देखता है, तो फिर दिमाग खराब होता है, 15 साल लगा के सी हो जाता है। फिर डी को देखता है, फिर दिमाग खराब होता है, 15 साल और लगाता है, ई हो जाता है। और फाइनली किसको देखता है? और फाइनली क्या फील करता है? सफल महसूस करता है कि असफल महसूस करता है? फिर असफल महसूस करता है। ये कहानी कितने लोगों की है? ये कहानी कितने लोगों की है? ये कहानी मैक्सिमम लोगों की कहानी है। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि हमको बड़ा नहीं करना है, लेकिन किसी दूसरे से आगे निकलने की चाहना, ये खुद में हारे हुए व्यक्ति की पहचान है। किसी दूसरे से आगे निकलने की चाहना खुद में हारे हुए व्यक्ति की पहचान है। जिन भी लोगों ने कोई आउटस्टैंडिंग काम किया, कोई देखने लायक काम किया, वो दूसरों से आगे निकलना चाहते थे या बस वो जो काम करते थे उसको प्यार करते थे? ये प्यार में ही कोई बड़ा काम होता है। किसी को स्पोर्ट्स से प्यार हो गया, तो किसी को मैथ्स से प्यार हो गया, तो किसी को समाज से प्यार हो गया, तो किसी को कोई चीज़ से प्यार हो गया। जिसको जिससे प्यार हो गया, प्यार एक अनवरत ऊर्जा है। प्यार एक अनवरत ऊर्जा है, कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है। और जब खुद से प्यार हो जाता है तो सबसे प्यार हो जाता है। जिसकी अपने से बात हो गई, उसकी अपनों से बात हो जाती है।
अपनों से बात नहीं हो रही है, इसका मतलब अपने से बात नहीं हुई है। ऐसा जब जिंदगी को देखते हैं तो पता चलता है केवल ये सोचने की जरूरत है, तो मेहनत करने की जरूरत ज़्यादा है कि सोचने की जरूरत ज़्यादा है? बिना ज्ञान के सारी जिंदगी मेहनत करना मजदूरी है। बिना ज्ञान के हम दो ही काम कर सकते हैं, श्रम और सेवा। बिना ज्ञान के श्रम और सेवा मजदूरी होकर रह जाता है। इसलिए देखो, हमने अपनों के साथ जिंदगी भर मेहनत की है और जिंदगी की शाम हुई तो क्या निष्कर्ष आया है? जिंदगी की शाम हुई तो कैसा लग रहा है? अकेलापन लगता है और कहीं असफल महसूस करते हैं। वो दिल्ली में हम वर्कशॉप करते थे प्रिंसिपल्स के, तो केवल वो इसलिए था कि उनको वन डे एक्सपोजर दे दें ताकि उनको पता रहे कि क्या चल रहा है। दिल्ली में थोड़ा सा ऐसा, सभी को ऐसा लगता है कि बस हमारी कुंडली में एक आध ग्रह नक्षत्र की कमी रह गई है, नहीं तो पीएम की जगह तो मैं ही होता, है ना। तो काफ़ी ऐसा भाव रहता है। तो थोड़ा दिल्ली में कुछ भी सुनाना इतना आसान नहीं होता है। तो सुबह जब वो आते थे उनको लगता था कि ये कुछ बताएंगे कि बच्चों के साथ क्या करना है। तो थोड़ा सा एक दो लोग गुस्सा भी करते थे, आप हमारे बारे कुछ क्यों बोल रहे हो, आप बच्चों के लिए कुछ बताओ। शाम तक होते होते हर दिन किसी एक प्रिंसिपल ने बोला कि सर, हमारी पूरी ताकत जो कुछ भी उपलब्ध थी हमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ लगा दिया, हमारी ताकत से ज़्यादा लगा दिया। आज अपने जवान बच्चों की बॉडी लैंग्वेज देख के हमको नहीं समझ में आता है कि उनकी ज़िंदगी में हमारी कोई जगह है कि नहीं है, हमसे कहाँ गलती हो गई। ठीक हो गया? अब किसी ने इस एक्सप्रेशन को, गलती किसी की, गलती किसकी है, अभी इस पर चर्चा नहीं करते। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपनों के साथ जिंदगी भर मेहनत करके जब जिंदगी की शाम हो रही है तो जिस खुशी की हमको तलाश थी या जिस सफलता की अपने भीतर महसूस करने की हमको तलाश थी, कहीं ना कहीं उसको तो छूता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, थकान महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या उसमें गैप रह गया? क्यों ऐसा लगता है? और बाहर समाज में लोगों के साथ दौड़ते दौड़ते कभी ए थे, बी हो गए, कभी सी हो गए, कभी डी हो गए, कभी ई हो गए। आज मेरी एज 55 है, 4 है ना, और मेरे साथ के मित्रों की सभी की 55, 60 प्लस माइनस ही है। कुछ ज़्यादा उम्र वाले भी, कम उम्र वाले भी हैं। तमाम सफलताओं के बाद 60 के बाद ज़िंदगी मुरझाई जैसी लगती है, क्योंकि अब कुछ भी वो सुख नहीं देता है जो 25 साल में देता था, 35 में देता था, 40 में देता था। दिल्ली की तो स्थिति ऐसी है, 99%, 5% लोगों से पूछो कि उपलब्धि क्या है, तो 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, तीसरे में वो फ्लैट। इतना ही है। तो कभी सोच के बड़ा घबराहट होती है, क्या जिंदगी इतनी है कि एक कॉलेज, एक स्कूल, एक शादी, 2 बच्चे, 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 3 फ्लैट और जिंदगी की शाम हो गई? ये जिंदगी बहुत कीमती है। जिंदगी से बहुत सारी आशाएं हमने की हैं और ऐसा लगता है कि पता नहीं जिंदगी क्या चीज़ होगी, क्योंकि जब जिंदगी के मैदान में उतरते हैं तो वही रूटीन है, वही जिंदगी। इसका मतलब जिंदगी ऐसा नहीं, कुछ और है जिसका पर्दा उठना अभी बाकी है। तो धीरे धीरे उसका पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन काम की बात क्या कह रहे हैं? गरीब की गरीबी कितने की? कुछ हजार की, कुछ लाख की। अमीर की गरीबी कितने की? अरबों की, अरबों की, अनलिमिटेड। इसका मतलब है ये जो क्लैरिटी हमको नहीं आई, ये नहीं कहा जा रहा है कि पैसा कमाना कोई गलत चीज है, लेकिन ये जो पैसा कमाने का तरीका है और जो पैसा कमाने जिस तरह से हम चल रहे हैं उसको पाके हम ही खुश नहीं हुए। कितना पैसा होने से कभी भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता नहीं होगी। कितना पैसा होने से पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। कितना पैसा होने से भाइयों में बंटवारा नहीं होगा। और ये अभी का डेटा जो मैं कल की बात कह रहा था, जिन देशों में पैसा और शिक्षा बेइंतहा बढ़ी है वहां डिवोर्स रेट 60, 70, 80 के ऊपर चला जा रहा है। तो इसका मतलब है पैसा हमारी ज़रूरत है। हमारे घर बढ़िया हो, गाड़ी बढ़िया हो, आवश्यकता अनुसार हो, सड़क भी ठीक हो, पर आवश्यकता इस बात की है आखिर इस गाड़ी, सड़क, मन और खाने पीने को भोगने वाला कौन है?
इसको भोगने वाला तो मैं हूँ, और मैं उदास हूँ। जिनके साथ मुझको घर परिवार में और मित्रों के साथ जीना है, यदि उनके साथ संबंध ठीक नहीं है तो क्या चीज़, क्या मकान भोग लूँगा और क्या गाड़ी भोग लूँगा। तो काम की बात ये निकली कि इसका मतलब है अभी अमीरी का मतलब संग्रह है, और संग्रह का मतलब किसी का शोषण है। तो धीरे धीरे ये समझना पड़ेगा कि गाड़ी फाइनली कहाँ लैंड कर रही है, तो हमारी वापस लौट के आ जाएं। तो एक परिवार, एक व्यक्ति जब अपने में तृप्त होता है, जब संबंध में तृप्त होता है, तो फिर क्या गाड़ी से मेरी पहचान बनेगी? फिर मेरी पहचान मेरे साथ है, मैं खुद को पहचानता हूँ, मेरे भाव और विचार मेरे लिए सुखदायी हैं, मेरे संबंध में मेरे को तृप्ति है, तो फिर फिजिकल नीड मेरी फिर फिजिकल नीड है, फिर गाड़ी मेरे आने जाने का साधन है, गाड़ी मेरी पहचान का माध्यम, स्टेटस नहीं रहता है। वहाँ मैं इजी हो जाता हूँ, आराम में आ जाता हूँ। तो दोस्तों, तब फिर परिवार में लगता, तब हम अपनी आवश्यकताओं को पहचान पाते हैं, आवश्यकता के अधिक से भाव में जीते हैं, है ना। कितने परिवार ऐसे होंगे जो ये महसूस करते हों कि हमारे परिवार में जितनी साधन की जरूरत है उससे अधिक उपलब्ध है, किसी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, और बहुत टाइम है, क्या करें। फिर से रिपीट करता हूं, कितने परिवार ऐसा चाहते हैं कि हमारे परिवार में कोई भौतिक वस्तु का, फिजिकल चीज का अभाव ना हो, और हमारे परिवार में संबंध में कोई झंझट ना हो। कितने परिवार ऐसा चाहते हैं? आप ना चाहें ये संभव नहीं है। और कितने परिवार ऐसे हैं? देखो, जो हम चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, और जो नहीं चाहते हैं वो रोज होता है। क्या मतलब? हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुकून रहे, हम परिवार चाहते हैं कि हमको किसी दूसरे को देख के छोटापन महसूस ना हो, और किसी की गाड़ी मेरी छाती से चढ़ के ना जाए। आखिर हड्डियां कितना वजन सहेंगे, टूट जाएंगे, है ना। तो किसी को देख के मेरे को छोटापन महसूस होता है, क्या ये उचित बात है? ये उचित नहीं है। किसी को देख के मैं बड़ा होने की प्रेरणा पाऊं, ये अच्छी बात है। और बड़ा होने का क्या मतलब होता है, धीरे से वो भी समझना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली एक परिवार के रूप में हम हारे हैं तो अपनों के बीच हारे हैं, और हमने ताकत पाई है तो अपने परिवार में पाई है, इंक्लूडिंग मैं। और मैंने इस लगभग 92 में मैंने जॉब से रिजाइन किया, आज 2022 आ गया। 30 साल के सामाजिक जीवन में मैंने ऐसे तमाम लोगों को देखा जो इमोशनली स्ट्रांग हैं, वो जिंदगी में बड़े निर्णय ले पाते हैं और रिस्की निर्णय ले पाते हैं। उनकी निर्णय लेने की सामर्थ्य बहुत बड़ी हो जाती है। आप लॉजिकली कितने भी मजबूत हो, आप आर्थिक रूप से कितने भी संपन्न हो, लेकिन आप बड़े निर्णय ले पाओ, ये इतना आसान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, आदमी की सबसे बड़ी रहीसी, आदमी की सबसे बड़ी अमीरी किस बात की अमीरी है? उसकी अमीरी उसके भाव की अमीरी है, उसकी अमीरी उसके अपनेपन की अमीरी है। तो आदमी का टर्नओवर आदमी से कम क्या होगा? इस साल का टर्नओवर बताओ, आदमी की कमाई आदमी से कम क्या होगी? इस साल कितने रिश्ते कमाए, इस साल कितने आदमी कमाए? यदि ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो अभी बताओ, उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों का अपनापन और अपनों की संख्या घटती हुई नजर आती है कि बढ़ती हुई नजर आती है? तो समझ के जिएंगे तो 60 के ठाठ होंगे, और समझ के नहीं जिएंगे तो भाई साहब पहले तो 60 में सठियाते थे, अभी बोलते हैं कि 40 में चले से आते हैं। तो वो जो असली ताकत है, वो जो आदमी की असली ताकत है, वो जो आदमी की असली रहीसी है ना, इसका मतलब है ऐसा परिवार हम होना चाहते हैं। शिकायत तो परिवार के जीने का स्वरूप क्या होगा? एक परिवार हम क्या चाहते हैं? हम जीना चाहते हैं। एक परिवार के जीने का स्वरूप क्या होगा?
शिकायत मुक्त संबंध और अभाव मुक्त परिवार। ऐसा विश्व के कितने परिवार होना चाहते हैं? अब हैप्पीनेस इंडेक्स के नाम पे सैलरी कितनी है और स्वास्थ्य की सेवाएं कितनी हैं और तमाम फिजिकल मैटर्स को और फिजिकल एक दूसरे को हेल्प करने को हम हैप्पीनेस गिन रहे, है ना। देखो, असली हैप्पीनेस का पता तो इस बात से चलता है कि संबंध की सस्टेनेबिलिटी कितनी है, कितने संबंध हमारी सारी जिंदगी चल गए। संबंध में विश्वास की कहानी कैसी है? संबंध में विश्वास की कहानी है उसकी निरंतरता ही उसकी कहानी है। संबंध में विश्वास का क्या मतलब है कि संबंध 30 साल पहले जैसा था आज भी ऐसा ही है। तो इसका मतलब है जिनके साथ मेरे पहले संबंध थे वो भी मेरे संबंध बने हुए हैं और नए संबंध बन रहे हैं। तो इस हमारी जिंदगी की सारी मेहनत में हमने कितने लोग कमाए हैं, कितने लोगों के बारे में सोच के ऐसा मेरे को लगता है कि मेरे को संकट आएगा तो 10 लोग खड़े ही होंगे और वो अपना तन मन धन लगा देंगे। अभी सारा इंश्योरेंस लगता है कि पैसा है तो पैसा ही काम आएगा, बाकी तो कोई काम नहीं आएगा। इसका मतलब हमने पैसा कमाया कि आदमी कमाया? आदमी कमाया होता तो आदमी दिखाई देता, पैसा कमाया है तो पैसा दिखाई देता है। आदमी हुए होते तो आदमी कमाया होता। हमने आदमी के रूप में पैसे को, इस बारे में पैसे को बार बार सुनने से फिर से बोल रहा हूं, मत सोच लेना कि पैसा खराब चीज है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ और भी है। एक परिवार यदि शिकायत मुक्त अभाव मुक्त होगा तो दूसरे परिवार के साथ क्या करेगा? जो जिसके पास है बांटेगा। तो एक परिवार यदि अपने में शिकायत मुक्त है, अभाव की मानसिकता से मुक्त है, तो दूसरे परिवार को भी शिकायत मुक्त अभाव मुक्त बनाने के लिए स्वयं स्फूर्त विधि से बाय नेचर ही हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करेगा। तो इसका मतलब है यही समाज का सूत्र है, दूसरों के शिकायत मुक्त अभाव मुक्त होने के लिए काम करेगा। यही भय मुक्त समाज का सूत्र है। समाज भय से युक्त हो जाए कि समाज भय से मुक्त हो जाए? जैसे जैसे हमारी एजुकेशन सुविधाएं बढ़ रही हैं, समाज भय से मुक्त हो रहा है कि युक्त हो रहा है ना? ठीक हो गया। लगभग मैं कह रहा था, देखो दिल्ली की स्थितियां तो ऐसी हैं, मैंने पहले भी कहा, अब तो और ज़्यादा ही है। एक माँ अपने 3 साल की बच्ची को ग्राउंड में खेलते हुए छोड़ के और निश्चिंत होकर आके घर में काम कर ले, अब ये नहीं हो सकता है। किसी को भी अकेली लड़की को गाड़ी में जा रही है तो उसको अपना वो लोकेशन, करंट लोकेशन लगातार फैमिली में शेयर करके रखना होता है, क्योंकि वो 12 घंटे की जॉब करके कम से कम गाड़ी में 2 घंटे सो ले, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि इधर आंख बंद हुई उधर गाड़ी कहीं और चली जाएगी। और जो पुराने डेटा हैं वो तो ये कह रहे हैं कि 80% महिलाएं अपनों से फिजिकली अब्यूज्ड हैं। तो खतरा घर में ही है, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। हमने दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो जब ये सारी बातें ध्यान में आती हैं, और कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि परिवार में ना जी पाने के कारण ही हम बहुत सारा समाज में फैले रहते हैं, क्योंकि परिवार में तो नहीं जी पाएंगे, इस बात की तो हमको दिखता रहता है। इसलिए अब सीधा सीधा एक ही रिलेशन है, व्यक्ति है, पैसा है और स्टेट है। व्यक्ति है, बाजार है, पैसा है और स्टेट है। बीच में से परिवार और समाज गायब। अब बच्चा चाहिए तो वो पॉड मशीन, क्या बोलते उसको, IVF आजकल नया बोल दिया ना, वो मशीन ही बना देगी बच्चा, है ना। हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी या जो भी कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो क्या चीज़ कहाँ से, तो दूसरे परिवार भी ऐसा हो जाएं, है ना, ये कब होगा? यदि मेरी खुद की मानसिकता में अभाव है तो मैं किसी के साथ क्यों काम करूंगा? यदि मेरी खुद की मानसिकता में अभाव है तो मैं पैसे के लिए काम करूंगा कि या किसी के लिए अपनी हेल्प को एक्सटेंड करूंगा? फिर दूसरे का दुख मेरे लिए व्यवसाय हो जाता है। अभी तो हम तमाम तरह के दुखों पे व्यवसाय बना रहे हैं ना, जबकि एक समृद्ध समाज का, एक समृद्ध मानवीयता का एक्सप्रेशन है कि दूसरे के दुख के लिए हेल्प करना तो एक मानवीयता का एक्सप्रेशन है, ये तो एक समाज की अभिव्यक्ति है। ऐसा हमको कहाँ लगता है? इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, सभी परिवार ऐसे हो जाएं, यही समाज और सरकार का काम है। सरकारें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो अब ये समझ में आ रहा है, जिसको हम सरकार बोलते हैं बेसिकली व्यवस्था।
सभी परिवार ऐसा जी सकें, इतना ही समाज और सरकार का काम है। विश्व के सभी परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जी सकें, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, इससे कम में चलेगा नहीं। कुल काम इतना है। एक व्यक्ति के स्तर पर, एक परिवार के स्तर पे, एक समाज के रूप में, एक देश और विश्व के रूप में कुल कहानी इतनी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी है वो किसी परिवार का हिस्सा है। और अभी तो हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां वो बिना परिवार के पैदा होता है। जब से एक समाज में सारे लोग बिना परिवार के पैदा हो रहे होंगे तो उसमें चर्चा करना कितना मुश्किल हो जाएगा। हमारा एक दोस्त जो है कनाडा चला गया और वो उन कंट्रीज़ में कुत्ते बिल्ली को भी फैमिली का मेंबर मांगते हैं और बिल्ली के नाम ही अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी कर देते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो उसने, मैं चर्चा करूंगा जब शिविर में उस मोड में आएंगे, उसने कहीं ये रिमार्क दे दिया कि फैमिली, जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं, तो समझना जीना मानव मानव के बीच में होगा, परिवार मानव में होता है, पशु अलग है। इतना बोलने के बाद वो शिविर बंद हो गया, क्योंकि वहां आदमी ये मानने को तैयार है कि परिवार, मानव के बिना परिवार चल सकता है, पशु के बिना परिवार की कल्पना नहीं हो सकती है, क्योंकि पशु के साथ ही जीने का कॉन्फिडेंस है, आदमी के साथ तो जीने का कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो दोस्तों, जिंदगी से अभी भी हम शायद जिंदगी के, चाहे हम आस्थावश या किन्हीं भी परंपराओं से चले आ रहे हैं, शायद हम जिंदगी के नज़दीक हैं। बहुत सारी हायर वैल्यूज़, सही वैल्यूज़ हमारे पास हैं, उनका भी बेसिक फाउंडेशन कहाँ पे है ये भी हमारी क्लैरिटी में आ जाए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी में बाय एजुकेशन उसको मल्टीप्लाई कर सकें। तो मैंने आज ये चर्चा किया कि हम चाहते क्या हैं। अब सारे लोग मिलके सोच लीजिए, इससे अधिक कुछ चाहने के लिए है आपके पास? हाँ जी, फिर से बोल रहा हूं, हम चाहते क्या हैं? विश्व के सभी मानव चाहते क्या हैं? विश्व का कोई भी मानव होगा, उसके भाव और विचार हमेशा उसके लिए सुखदायी हो जाएं, इससे ज्यादा कुछ चाह सकता है? हाँ जी, आप जहां भी असहमत होंगे आप अपने पॉइंट को रख ही सकते हैं। विश्व का कोई भी परिवार, उसके भाव और विचार हमेशा उसके लिए सुखदायी हो जाएं, इससे अधिक कुछ चाह सकता है? भाव और विचार यदि खाने को नहीं होगा तो भाव विचार सुखदायी हो जाएंगे? नहीं हो सकता। यदि ठीक ठाक अपना रहने की सुविधा नहीं है तो भाव और विचार, मतलब आपके हिसाब से कुछ डिफाइन होना ही होगा। तो एक मानव अपने आप में, उसके भाव और विचार हमेशा सुखदायी हो जाएं, इससे अधिक एक मानव चाह सकता है? हाँ कि ना? इससे अधिक कुछ और हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। एक परिवार अपने आप में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए, इससे अधिक और कुछ हो सकता है? कोई शिकायत नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इससे अधिक कुछ हो सकता है? एक समाज भय से मुक्त हो जाए, इससे अधिक कोई कल्पना कर सकते हैं? किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। आपके बच्चे, आपकी बेटी, आप कहीं भी आए जाएं, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हर आदमी आपको सम्मान की निगाह से देखेगा। कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो उसकी स्थिति के अनुसार सहयोग करेगा। इससे अधिक कोई कल्पना कर सकते हैं? कोई देश या विश्व, कुल मिला के जो हम कह रहे हैं कि प्रकृति में संतुलन बना रहे, भाई सांस लेना, जिंदा रहना है तो सांस लेना ही है, जिंदा रहना है तो भोजन खाना ही है, सब कुछ हवा, मिट्टी, पानी, प्रकृति सब कुछ शुद्ध है, एक बैलेंस बना हुआ है, इससे अधिक कुछ सोच सकते हैं? आप तो ऐसे उदास हो गए जैसे आपसे उधार मांग रहा हूं कुछ। हाँ, क्या लगता है हम चाहते क्या हैं? पहले तय तो करें और उसको ऑब्जेक्टिवली चर्चा करें। एक चाहत के रूप में, मैं एक मानव के रूप में इससे अधिक नहीं चाह सकता हूं कि मैं हमेशा खुश रहूं। मेरे भाव और विचार सुखदायी हैं, मतलब हमेशा खुश हूं। इससे अधिक आप क्या चाह लोगे? मेरे परिवार में सभी खुश हैं और कोई वस्तु का अभाव नहीं है, इससे अधिक आप क्या चाह लोगे? समाज में सभी परिवार ऐसे ही जीते हैं, इससे अधिक आप क्या चाह लोगे? और ये हमेशा बना रहे, इससे अधिक आप क्या चाह लोगे? अब ये पूरे विश्व के लोगों के लिए है कि रायपुर के लोगों के लिए है? इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, इसमें से कुछ घटा सकते हैं। जब कोई चीज कम अधिक से मुक्त होती है तो इसका नाम पूर्ण है। यह अपने आप में कंप्लीट है।
कंप्लीट का मतलब जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना कुछ घटाया जा सकता है, और ये हमेशा ऐसा ही बना रहता है। जो चर्चा मैंने अभी आपसे की, 1000 साल बाद भी ये कैसा रहेगा? ऐसे रहेगा कि बदल जाएगा? ऐसे ही रहेगा। 1 लाख साल भी ऐसे ही रहेगा, 10 लाख साल बाद भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मानव हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो यदि ये हमको पकड़ में आ गया कि हम चाहते क्या हैं, वो पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो गई। बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन हो? दुनिया के सभी लोग, सभी परिवार, सब लोग आखिर जिंदगी में चाहते क्या हैं? आखिर सवाल आता है ना, आखिर हम चाहते क्या हैं? तो क्या लगता है, दुनिया में सबका चाहना एक ही जैसा है कि अलग अलग है? फिर ये अलग अलग क्या है? उस चाहत तक पहुंचने के तरीके, उस चाहत को पूरा करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इस रूप में हम सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चाहत को तो हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है। बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ जाऊं? पक्का? देखो, मेरे हिसाब से तो गति तो ठीक चल रही है। अब कंटेंट आप तक कितना पहुंच रहा है ये आपके ग्रुप डिस्कशन में पता चलेगा। 7 दिन मेहनत करना है, देखो साफ साफ बोल रहा हूं, 7 दिन जम के मेहनत करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है। घर में जाना है, खाना खाना है, लात तान के सो जाना है, और कुछ चर्चा करनी हो आपस में तो बहुत अच्छी बात है। और सुबह उठना है तो यहीं आके नाश्ता करना है, और नाश्ता घर से करके आते हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझको नहीं पता जो भी व्यवस्थाएं आपने बना रखी हैं, लेकिन ये मान के चलेंगे कि 24 घंटे 7 दिन 7 दिन के लिए हमने अपने आप को कहीं बुक कर लिया है, और पूरी तरह से मानसिक रूप में हम उस फ्लो के साथ में चल रहे हैं। आगे चलूं? हाँ, माइक उठाओ, माइक उठाओ। सर, आपने बताया कि सभी में चाहत एक ही है कि मैंने बताया कि है ही है, मतलब है कि आपने बताया, समझाया यहाँ मेरे पे बोलने से थोड़ी हो जाएगा। कि स्वयं में विश्वास हो जाए तो शिकायत मुक्त संबंध हो जाएंगे, परिवार में समृद्धि हो जाएगी, अभाव मुक्त परिवार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा मतलब ये कहाँ से आया कि पूरी मानव जाति में एक ही चाहत है? पूछ के देखो अपने आप से, जितने लोगों, यहीं सैंपल सर्वे कर लो। कितने परिवार यहाँ जो बैठे हैं वो ये हमेशा ही चाहते हैं कि हमारे परिवार में रिश्ते में कोई शिकायत ना हो, और किसी भी फिजिकल चीज का, भौतिक वस्तु का अभाव ना हो। और इससे अधिक कुछ चाहते हैं तो वो बता दीजिए। हाँ, ये समझने की बात है कि सभी में ये चाहत कैसे पैदा हो गई। सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, है ना? किसी को तो ऐसा नहीं आता आज संडे है मेरा दुखी होने का मन है ना? ऐसा तो नहीं आ रहा है। ये सभी ऐसे कैसे हैं, ये बात समझने की है। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आखिर सभी मानव सम्मान क्यों चाहते हैं, सभी मानव विश्वास क्यों चाहते हैं, सभी मानव रिश्ते में तृप्ति क्यों चाहते हैं, ये समझने की, और सब में एक जैसा कैसे हो गया, ये समझने की बात है। ये अपने आप में क्वेश्चन है, समय आने से करेंगे। बढ़िया, और बोलिए। हाँ जी, पीछे। परिचय। जी, भैया मेरा नाम दुर्गा शंकर है, थोड़ा गला बैठ गया है मेरा। दुर्गा शंकर है, मैं उड़ीसा से हूँ। थोड़ा ये जो भयमुक्त समाज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें भयमुक्त समाज में क्या हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम भी अलग होगा, हाँ, ब्यूरोक्रेसी भी अलग होगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऐसा ही बोल रहे हैं। देखो, ये अपने आप में सोचने की बात है। हमारा इलेक्शन का मैकेनिज्म ही इस देश के ऊपर बोझ है। ये एक अपने आप में सबसे बड़ा बोझ यदि कहें, सबसे बड़ी सामाजिक विषमताओं का कारण कहें तो हमारा इलेक्शन का मैकेनिज्म है। तो किसी पार्टी को सही गलत कहने की जरूरत नहीं है। भाई, एक एमपी के पीछे 20 लाख लोग, एक एमएलए के पीछे 5 लाख लोग। अब क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 20 लाख एक से मिले या एक 20 लाख से मिले? और इनसे यदि वोट लेना है तो कुछ मैनेजमेंट करना ही पड़ता है, और फिर बाद में तमाम जो कुछ झंझट होना ही है वो होता ही है। इसका मतलब है, अभी इलेक्शन के दौरान जो गुजरात इलेक्शन हुआ, उसमें राजकोट के पास एक गांव का मेरे को एग्जांपल अच्छा लगा, न्यूज़ में ही आया। राजकोट के पास एक गांव है जिसने अपने गांव में पंचायत में ये प्रस्ताव पास कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति वोट नहीं देगा तो उसके ऊपर 1000 रुपये का फाइन लगेगा।
दूसरा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहाँ कन्विंसिंग करने नहीं आएगी। टीवी में देख के हमको जिसको लगेगा उसको वोट दे देंगे, क्योंकि जिस तरह का हमारा इलेक्शन का मैकेनिज्म है, 5 साल में 3 बार इलेक्शन होना है और 3 बार में दारू और शराब और पैसे में सारा रिश्ते बह जाने हैं। एक गांव में रिश्ते बनने में हजारों साल लगे, उसी गांव में 10 सरपंच खड़े हो गए। 10 सरपंच खड़े होने के बाद में एक दूसरे की गालियां और एक दूसरे की मटिया मेट सब करना ही है। तो ये इलेक्शन के मैकेनिज्म के बारे हमको भी, इसके बारे में भी समाधान जब कह रहे हैं तो इसका मतलब है इलेक्शन का वो मैकेनिज्म कैसे होगा जिसमें कि एक सही योग्य व्यक्ति सही जगह तक पहुंच सके, है ना। तो ये भी एक सॉल्यूशन का पार्ट है, बाजार भी एक सॉल्यूशन का पार्ट है। तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को जब हम देखेंगे तो अब ये समझ में आता है कोई व्यक्ति पार्टी का मामला नहीं है। और फाइनली ये तमाम मैकेनिज्म हम लोगों ने ही बनाए हैं। कम से कम उससे तो अच्छा रहा जब हम एक राजा सब कुछ तय कर रहा था, तो राजा से लेके हम लोकतंत्र में आए, लोकतंत्र से सभा विधि में आए, सभा विधि में भी हालत जैसी है वो देख रहे हैं। तो जहाँ से चल के आए वहाँ से काफ़ी अच्छी जगह में आए, इसको अप्रिशिएट करना होगा। कम से कम हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, सभी के वोट की समान कीमत है, कम से कम हमने आदमी को समान रूप में पहचाना, ये पॉजिटिव बात है। लेकिन जो इसकी प्रॉब्लम है वो भी शेष है। तो इसका मतलब है चाहे पॉलिटिकल बात करें, कम से कम भाई भाई आपस में प्यार से जिएं, इसके लिए तो संविधान मना नहीं कर रहा है। झगड़ा तो भाई भाई में हो रहा है, झगड़ा तो मेरे खुद के अंदर हो रहा है, उसके लिए तो कोई संविधान मेरे को नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब है मामला किसी और का नहीं है, मामला किसी पार्टी का भी नहीं है, संविधान का भी नहीं है, इलेक्शन के मैकेनिज्म का भी नहीं है। हमारे पास वो आदमी के बारे समझ नहीं है। आदमी के बारे समझ होगी तो एजुकेशन का स्वरूप कैसा होगा, बाजार का स्वरूप कैसा होगा, शादी का स्वरूप कैसा होगा और परिवार का स्वरूप कैसा होगा, सब निकल के आएगा। बढ़िया। तो सब कुछ बदलने वाला है, जो कुछ भी ठीक नहीं है वो सब बदलने वाला है। आज नहीं बदले 20 साल बाद बदलेगा, 20 साल नहीं 30 साल बाद बदले। जी बोलिए। मतलब इसमें वही है कि जब व्यक्ति से या मानव, हर मानव से वो तृप्ति, मतलब स्वयं जब वो शिकायत मुक्त जिएंगे तो उस प्रोसेस से स्टार्ट होगा कि मानव पहले, वहाँ से फिर संबंध, फिर परिवार, फिर समाज, फिर जाके राष्ट्र तक आगे बढ़ेगा। इस सारे में खेल सारा इतना ही है, इस सारे का खेल इतना ही है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो कौन सा ज्ञान है जिसके आधार पर मेरा भाव और विचार स्थिर हो जाता है। बस समाज को पकड़ोगे तो कौन पकड़ में आएगा? परिवार ही पकड़ में आएगा। परिवार को पकड़ोगे तो क्या पकड़ में आएगा? मानव ही पकड़ में आएगा। विश्व को पकड़ोगे तो भी क्या पकड़ में आएगा? मानव ही पकड़ में आएगा। तो अल्टीमेटली मानव से जुड़ी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसका आधार मानव ही है। मानव की भाव और विचार की दुनिया की क्लैरिटी बन जाए तो नैया पार है, 7 दिन में बनेगी। हाँ जी बढ़िया। तो उसमें फिर जो अभी करंट जो क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट्स का, एमएलए हो, MP, एक मिनट थोड़े धीरे धीरे बोलिए, आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। तो जो अभी जो भी MP है या एमएलए है, इनका जो योग्यता है उसमें भी तो बहुत बदलाव होगा फिर, कि वो 35 ईयर्स या मेंटली मतलब विकृत मानसिकता ना हो या दिवालिया ना हो, तो वो फिर क्वालिफिकेशन भी बहुत चाहिए। आप मेरे दुखते तार मत छेड़ो, कुछ दुखती जगह है। भारत में राष्ट्रपति का न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या है? भारत में राष्ट्रपति का, नागरिक शास्त्र पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? सभी 10वीं पास, ऐसा मान के बात कर रहा हूं। क्या क्या थे? पागल ना हो, दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, और एक और होता था, 4 होते थे, 35 वर्ष की आयु हो। अब क्या लगता है राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन है? क्या मजाक है? तो इसका मतलब है फिर से वही बात कहनी पड़ेगी, संविधान में मानव में समानता की अपेक्षा है, लेकिन मानव में ये समानता कैसे आएगी इसकी कोई समझ नहीं है। स्त्री पुरुष में समानता की अपेक्षा है, लेकिन वो आएगी कैसे? अपेक्षा क्यों है? अपेक्षा कहां से पैदा हो गई?
जब भी कोई हमको समान नहीं देखता है हम अपमानित होते हैं। इसलिए समानता ही सम्मान है। जब भी कोई हमको अपने समान देखता है हम सम्मानित महसूस करते हैं। जब भी कोई हमको अपने आप से छोटा करके देखता है हम अपमानित महसूस करते हैं। हमको अपमानित महसूस करना ठीक नहीं लगता है, इसलिए समानता की अपेक्षा पैदा होती। तो मानव में समानता की अपेक्षा किसी ज्ञान से पैदा नहीं हो रही है, अपमानित होकर उस दुख से पैदा हो रही है। कैसा बात पहुंच रही है ना? तो ऐसे हमारी बहुत सारी मानवीय अपेक्षाएं बनी हैं। कम से कम सैद्धांतिक रूप से हमने संविधान में स्वीकारा है कि सब समान है। ये पॉजिटिव बात है। ये कम से कम ये एक लेवल की यात्रा हमने कर ली। लेकिन 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 संविधान में बोल देने के बावजूद भी क्या एक परिवार में एक माँ बाप अपने लड़का और लड़की के साथ में समान व्यवहार कर दे? ये तो अब जाके ठीक होना शुरू हुआ है। हमारे बचपन में हमको खूब याद था, पहले पुरुष लोग खाएंगे और बहनों और माँ जो बचेगा उसको खाएंगी। मतलब उनके लिए खाना भी समानता से ध्यान दिया जाए। इसको भी पढ़ाई के लिए लड़का पढ़ेगा लड़की नहीं पढ़ेगी। ये तो अभी तक भी हो ही रहा है ना? तो महिला पुरुष में समानता सैद्धांतिक रूप से स्वीकार होना अलग बात है, और एक माँ बाप को ही अपने 2 बच्चों के लिए स्वीकार होना बिल्कुल अलग बात है। बढ़िया है ना? पीड़ा कब हो रही? पीड़ा तो अपने घर में हो रही ना कहीं अपनों के बीच में हो रही, कहीं ना कहीं अपनों से हम दुख पा रहे। इसका मतलब है कि हमारी मानव की अपने भाव और विचार और दूसरे के भाव और विचार के बारे में हमारी क्लैरिटी नहीं बन रही है। हाँ जी, बढ़िया। थोड़ा बच्चों को देखो। और कुछ? मैं सोच रहा हूं कि मैं आगे ना चलूं आज, क्योंकि आपका पहला दिन है, ओवरलोडिंग ना हो। तो बाकी मैं टॉपिक कल करूंगा। 6:15 बजे हैं। मेरी यदि थोड़ी सी खुशी मुझको देना चाहते हो तो जितनी बातें आज आपके सामने आई, आपको जो ध्यान में आता हो, पॉइंट 1 2 3 4 कितने लोग कह पाने की स्थिति में हैं? क्या हमारे ध्यान में आया? हाँ जी, माइक लीजिए। बाकी लोग अपना ध्यान देते रहिए और नोट करते रहिए। आज दिन भर की उपलब्धि के रूप में किन चीज़ों पे हमारा ध्यान चला गया? सर, आपने पहले वो दीदी के संवाद से बताना चाहा कि शादी और ज़िंदगी का पर्पस एक ही है। उसके बाद हम चाहते क्या है और हो क्या रहा है, उसमें बताया कि हमारे भाव विचार है वो जो 24 घंटे चलते रहते हैं। चाहे हम सोए, कुछ भी करें, अगर कोई घटना होती है तो वो घटना में हमारे दुख के लिए नहीं होती। हम उस घटना को हैंडल कर पाते या नहीं कर पाते, उससे हमें दुख होता है। अगर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता है तो दुख होता है। हम प्रॉब्लम से दुखी नहीं होते हैं। और फिर आपने एक चीज़ बताई थी कि अयोग्यता, किसी की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। तो क्या उसे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसके गुस्से से मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ तो मेरी योग्यता है, और अगर मैं दुखी हो गया तो मेरी भी अयोग्यता है। और फिर स्वयं के प्रति विश्वास बताया, अगर मेरे भाव और विचार में स्थिरता आ जाएगी तो मेरे लिए हमेशा मैं खुश रहूँगी, और उससे मुझे स्वयं के प्रति विश्वास आएगा। और जब मैं विश्वास के साथ रहूँगा तो मैं संबंध में उसका विश्वास आएगा। मतलब मेरे आचरण से मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले भी प्रभावित होंगे। और जब परिवार में मतलब समृद्धि आएगी तो उससे हम समाज जो हमारे पास है वो हम बांटेंगे ही। तो हमारे पास सॉल्यूशन है तो हम सॉल्यूशन बांटेंगे। तो हम खुश हैं तो समाज वाले भी हमसे खुशी होने का पूछेंगे ऐसे ही, और होना भी चाहेंगे। जोरदार तालियां, शानदार। एक बात बोल दूं फिर आप लोग शेयर कीजिए, एक बात और शेयर कर दूं फिर शेयर कीजिए। देखिए, आज जितनी चर्चा हमारी हुई उसमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट आया कि बेसिकली मैं घटनाओं से सुखी दुखी नहीं होता, घटना को मैं कैसे लेता हूं इससे सुखी दुखी होता हूं। नजरिया कैसा है हमारा उसके प्रति, नजरिया। तो ये बात आ गया। अब दूसरा ये भी देखते हैं कि यदि पूरी नेचर को देखें, पूरी नेचर में मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव, है ना? पूरी नेचर, हमने पहले से भी चर्चा किया, पूरी नेचर किसी नियम से है कि रैंडम है?
नियम से है। नियम का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। नियम का मतलब क्या होता है? देखो, जो क्वेश्चन आपने किया, सारे मानव सुखी होना चाहते हैं, सारे मानव सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, भयमुक्त होना चाहते हैं, अभाव मुक्त होना चाहते हैं, ये सभी में एक समान है। जितने लोग इस संसार से चले गए और जितने लोग आने वाले हैं, सब में ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब इनके बीच में कोई संबंध है, इनके बीच में कोई कॉमन चीज है जो सबके साथ एक साथ चल रही है, जिसकी वजह से ये कॉमन है। उसको समय आने से समझेंगे। लेकिन अब ये समझ में आया कि नेचर, यदि नेचर में सब कुछ नियम पूर्ण है तो समस्या क्या है? यदि नेचर में सब कुछ नियम का मतलब सार्वकालिक, सार्वकालिक मतलब हर काल में, सार्वदेशिक मतलब हर जगह में, सार्वभौमिक सभी के लिए। यदि नियम का मतलब है जो कभी नहीं बदलता है, वो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है, यदि सब कुछ नियम से है तो समस्या क्या है? बस देखो, बहुत शानदार बात। दुख की एक ही परिभाषा है, नियम को ना समझना ही दुख। खत्म। क्या बात पहुंची? नियम को ना समझना ही दुख है। जैसे किसी को भ्रम हो जाए कि खाना खाने से प्यास बुझती है, तो क्या करेगा? प्यास लगेगी तो क्या करेगा? खाना खाएगा। खाना खाने से प्यास बुझेगी कि और लगेगी? तो फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? और फिर क्या होगा? मर जाएगा। मरते मरते क्या बोल के जाएगा? मैंने जिंदगी भर प्यास बुझाने की कोशिश की है और किसी की प्यास नहीं बुझेगी, और सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है और कुछ समझ नहीं आया। अरे पानी पिया होता तो बुझ गई होती। ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। मैं आज केवल आपको भरोसा दिला रहा हूं कि जो कुछ कह रहा हूं ये संभव है। ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। ध्यान में आ गया? ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है और मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति। ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसको देख के लगता है, इसको देख के लग रहा है सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसका मतलब क्या है? मानव ये सर्वश्रेष्ठ कृति है, ये समझ गए हैं कि समझना शेष है? बस हम ये नहीं समझे हैं, हम अपने मानव होने को नहीं समझे हैं। इसका मतलब है यदि पूरा जड़ संसार जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें कोई ग्रेविटेशन का लॉ है, उसमें तमाम तरह के नियम हैं, वो नियम को हम समझ पाए हैं तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के थ्रू इतना काम कर पाए हैं। इसका मतलब यदि फिजिकल वर्ल्ड के लिए कोई नियम है तो चैतन्य वर्ल्ड के लिए भी कोई नियम है कि नहीं है? बस 7 दिन केवल जो चैतन्य वर्ल्ड के नियम हैं उसको एक एक करके आपके सामने रखते जाएंगे, आप उसको देखते जाएंगे तो धीरे से पता चलेगा दुख नाम की कोई चीज़ नेचर में है ही नहीं, दुख नाम की कोई चीज़ अस्तित्व में है ही नहीं। दुख, नियम को ना समझना और ना समझ के जीना ही दुख है। जैसे शरीर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होना ठीक है कि गलत है? शरीर में दर्द होने की व्यवस्था सही है कि गलत है? शरीर में दर्द ना होता तो क्या होता? फिर तो माँ ही बोलते बेटा हाथ कहाँ छोड़ा है, क्योंकि तो कहीं कट के गिर गया, अपने को पता ही नहीं चला। इसका मतलब है शरीर में दर्द होता है, कोई भी अव्यवस्था होने से शरीर में दर्द होता है तो हम उसकी देखभाल करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। और दुख होता है तो दर्द किस बात की सूचना है? दर्द किस बात की सूचना है? कि शरीर में कोई अव्यवस्था है। दुख किस बात की सूचना है? ओ छा गए प्यारे, ये देखो कैसा साथ साथ चलता है। गुड। मन में कोई अव्यवस्था है। शरीर की अव्यवस्था को पहचानने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर है। और मन की और उसको हमने आउटसोर्स कर रखा है।
ठीक हो गया। शरीर की अव्यवस्था का हमने क्या कर रखा है, मैं जिम्मेदार हूं कि दूसरा जिम्मेदार है, क्योंकि कभी कभी खराब होता है तो हमने एक डॉक्टर को आउटसोर्स कर रखा है भी जब भी प्रॉब्लम आएगी मैं तेरे पास आ जाऊंगा और तू मशीन कुछ दिन के लिए रख लेना या गोली गोली दे देना, ठीक हो जाएगी। तो शरीर की व्यवस्था को हम आउटसोर्स कर सकते हैं क्योंकि वो कभी कभी अव्यवस्था की ओर जाता है। मन की अव्यवस्था तो 24 घंटे चलने वाली चीज है, सही है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है, मैं गलत हूं कि वो गलत है, क्या करूं नहीं करूं, 24 घंटे चलता है ये काम। तो शरीर तो मन की व्यवस्था को दूसरे को आउटसोर्स करना है कि इसका डॉक्टर मुझी को बनना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरी शरीर का डॉक्टर दूसरा हो सकता है, मेरी कार का मैकेनिक दूसरा हो सकता है, मेरी मशीन का मैकेनिक दूसरा हो सकता है, लेकिन ये मन का डॉक्टर, मन में जो अव्यवस्था है, ये जो भूतकाल की पीड़ा, ये जो वर्तमान से विरोध, ये जो भविष्य की चिंता, या ये जो अपने आप को नहीं पहचानना, अपने सम्मान और अपनी जिंदगी के लिए और अपने भविष्य के लिए है ना निर्णय नहीं ले पाना, ठोस जगह नहीं टिक पाना, इसके लिए दूसरा डॉक्टर नहीं हो सकता है। तो इसका भी कोई नियम है जो पूरी दुनिया के सभी लोगों के लिए एक जैसा काम करता है। वो नियम को समझने का नाम ही सुख है, ना समझने का नाम ही दुख। बोलो। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नमस्ते सर। हेलो, एक मिनट। बोलिए बोलिए। सर दो बात बहुत समझ में इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अंशुल बजाज है, मैं रायपुर से ही हूँ। सर दो बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि जो भी हमारी चाहना है वो 4 पार्ट में आपने लिखी। तो मेन तो चाहना ये है कि मेरा भाव और विचार सबसे पहले तो ये ठीक हो जाए, ये सबसे मेन काम लगा मेरे को। और दूसरा सर जो आप बोले कि पूरी प्रकृति नियमपूर्ण है, पूरा यूनिवर्स नियमपूर्ण है, और जो फिजिकल वर्ल्ड के नियम हैं वो ये भाव और विचार के नियम से थोड़े अलग हैं, मतलब इसकी अलग ही दुनिया है। तो इसको समझने से ही अपने भाव और विचार हमेशा सुखदायी होंगे। तो मतलब अपने स्वयं के प्रति व्यवस्था इस नियम को समझने से आएगी। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। गुड, थैंक यू। बढ़िया। हाँ जी, और कोई? हम बोलते जाइए आप जिसके पास माइक है। सर मेरा नाम प्रशांत अग्रहरी है, मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। कहाँ से? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट सर, अमरकंटक जहाँ पे है। हाँ, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। थोड़ा माइक नीचे कर लीजिए जी। सर मेरा ये था कि विचार आपने सब पॉजिटिव कर लिए, आप अपने परिवार में जानते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग है, हर व्यक्ति की आपसे अपेक्षाएं अलग अलग हैं। जैसे कि मेरे पापा ने पहले, मम्मी पापा दोनों बैठ के बोले शादी कर लो शादी कर लो, पूरा पूरा समाज खड़ा हो गया एक कमरे में बिठा के शादी करो शादी करो। शादी हो गया, अब उन्हें बच्चा चाहिए, मतलब वो मेरे से नहीं पूछ रहे हैं, लड़की हो गई फिर लड़का चाहिए, अब सब चाहिए उनको, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब पापा को तो चाहिए ही चाहिए, है ना, मतलब मुझे नहीं चाहिए, उनको चाहिए, और अब मैं उनके लिए कर रहा हूँ। सो ठीक है, अब मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ उनको सब कुछ, है ना, लेकिन वो एक तरीके से वो जो भी होता है कि मतलब वो चाहिए उनको। अब डेली डिस्कशन होता है उस चीज़ पे, अब उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता। हाँ, तो देखो एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है। देखो सबने इनकी कहानी सुनी, ये इनकी कहानी है कि घर घर की कहानी है, हर घर में यही सब चलता है। इसका मतलब पहला सोचने की ज़रूरत है कि आपके माँ बाप आपका बुरा चाहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं चाहते। एक शंका पूरी हो गई। मेरे माँ बाप जो कुछ भी कह रहे हैं मेरे सुखी होने के लिए कह रहे हैं, परिवार के सुखी होने के लिए कह रहे हैं। अब लेकिन मानव की समझ नहीं है, मानव की समझ ना उनको है ना आपको है, इसलिए आप अपने किसी व्यू पॉइंट पे अटके रहते हो, वो अपने किसी व्यू पॉइंट पे अटके रहते हैं। चारों शिविर में आ जाते हैं, ठीक हो जाता है। सर एक चीज़ और थी, जैसे एक 15 साल का लड़का होता है या 12 साल का एक लड़का होता है, उसको बैट से सिर्फ खुशी मिलती है, क्रिकेट का बैट मिल गया, बॉल मिल गया, उसकी खुशी अलग है। हाँ। मेरी खुशी अलग है, मुझे क्या चाहिए। उसी समय में पापा की खुशी अलग है, उनको क्या चाहिए। तो लेकिन एक बात तो कॉमन है कि सब खुशी चाहते हैं। हाँ, ये कॉमन है, बस उसका नियम है। उसके बाद बैट भी आ जाएगा, उसके बाद खुशी भी चल जाएगी। और बोलिए। हाँ जी, और कोई? हाँ। मुझे ये समझ में आया आज के सेमिनार से कि पूरे विश्व का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एक ह्यूमन बीइंग है, और हम ह्यूमन बीइंग को अपने आप को, ह्यूमन बीइंग मतलब अपने आप को अगर हम अपने भाव को सही कर लेंगे तो अल्टीमेटली पूरा समाज हमारा सही हो जाएगा, पूरा विश्व हमारा सही हो जाएगा, पूरा यूनिवर्स हमारा सही हो जाएगा। ये सेमिनार उसी के लिए है। बस, तो कल का हमारा कोर्स क्या रहा? कल ओपनिंग यहाँ से करेंगे। देखो हार्ट है तो उसकी जगह अपने को पता है,
किडनी है इसके भी पता है, लीवर के भी पता है। अब कोई डॉक्टर ऐसी गलती करता है कि नहीं नहीं मैंने गलती से किडनी के चक्कर में हार्ट खोल दिया, क्योंकि उसको पता है किडनी कहाँ है, लीवर कहाँ है। हमको नहीं पता है हमारा भाव और विचार कहाँ है, ये कहाँ चलता है, हमको इसकी हैंडलिंग बिल्कुल नहीं पता है। तो इसका मतलब है कि आखिर मैं एक मानव हूँ, मैं कहता हूँ ना कि मैं सोचता हूँ, इसका मतलब मैं ही सोच रहा हूँ, इसका मतलब भाव विचार कहीं ना कहीं शरीर में ही इसी में कहीं होगा। तो भाव और विचार किस जगह में हो रहा है, भाव और विचार करने वाला कौन है, ये भाव और विचार की एनर्जी कहाँ से आ रही है। जैसे खाना खाने से मिलने वाली ऊर्जा सीमित है कि असीमित है? सीमित है। सोचने की समझा ऊर्जा सबके पास सीमित है कि असीमित है? असीमित है। खाने से तो नहीं आती है, पक्का हो गया, तो कहाँ से आ रही? और सब में ये एक जैसी क्यों है? तो सोचेंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। तो धीरे से कल हम यहाँ से शुरू करेंगे कि भाव और विचार क्या चीज़ है, इसमें अंतर क्या है, इनकी आपस में कनेक्शन क्या है, अलग अलग कैसे हैं, जुड़े हुए कैसे हैं। यदि भाव और विचार के बारे थोड़ी हमारी क्लैरिटी बनेगी तो हमारी आज जिस तरह की जीवन शैली हम जी रहे हैं फिर उसको देखेंगे, उसमें कहाँ गैप्स हैं उसको समझेंगे और फिर आगे की यात्रा को पूरी करेंगे। बढ़िया। हाँ जी। तो मैं ये समझूं कि मतलब दूसरों को खुश नहीं रखना है ना, बिल्कुल नहीं करना है। मतलब खुद को खुश रखने से ही पूरा समाज खुश हो जाएगी। बस अभी के लिए इतना, आज के लिए। हाँ जी, और कुछ? मैं सोचता हूँ रुकें, आज रुकें, आज रुकें। खूब खूब धन्यवाद, है ना। रुकते हैं, अभी आप बैठे रहिए, आपको नहीं उठना। हाँ जी, एक तो 2-3 कोई जानकारियाँ देने की बात थी। मंजीत भैया हैं, कोई भी दे दो, आप दे दो। 1-2 इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, ऐसा कहा जा रहा था। आपके रुकने की वगैरह की व्यवस्था सेट हो गई है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। चलो जब तक नहीं है ठीक है। तो ऐसा है कि 6:30 बजे हैं। देखिए मैंने बार बार किन्हीं चीज़ों को दोहराऊंगा ताकि आपके ध्यान में आ जाए। पूरा दिन हम वर्कशॉप करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन शाम को ग्रुप्स में बैठ के, अब ग्रुप्स बनाने का तरीका क्या हो। लगभग कितने लोग हैं? नहीं, एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि रायपुर वालों की आपकी कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप 8 बजे जाएं या भोजन करके जाएं। आपकी इमरजेंसी है तो मैं नेचुरली कुछ नहीं कह सकता, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। यदि आपकी इमरजेंसी नहीं है तो बढ़िया रुकिए और अपने ग्रुप के साथ बढ़िया चर्चा करिए। तो अब कितने लोग हैं जो गोष्ठी में नहीं रहेंगे? 7 से 8 गोष्ठी में नहीं रहेंगे, ज़्यादा नहीं है, कुछ लोग हैं जो नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, आपको शुभकामनाएं। अब जो लोग रहेंगे तो ग्रुप कैसे बनाएं, बोलिए। एक तरीका है, कितने लोग बचेंगे? लगभग मान लो 50 लोग नहीं हैं, 200 लोग हैं। चलो 20-20 का ग्रुप बनाते हैं और 10-12 ग्रुप बन जाएंगे, 10 ग्रुप बन जाएंगे और फिर जैसा होगा उसमें कम ज़्यादा देख लेंगे। एक लाइन में कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। 2 लाइन 1 ग्रुप, ठीक हो गया। ये आगे जो नीचे बैठे हैं ये एक ग्रुप। बात आपकी ठीक है, हम भी 10 ही सोचते हैं, है ना। तो 10 बना लीजिए, अब उसमें क्या दिक्कत है। आप बैठिए, फिर जैसा होगा हम देखेंगे, है ना। तो 1 लाइन 1 ग्रुप, ठीक हो गया। अब 1 लाइन 1 ग्रुप का मतलब है आप अपनी चेयर वहीं गोल कर दीजिए, वहीं थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए कि आप एक दूसरे को पहचान पाएं, और थोड़ी सी चेयर्स पीछे कर दीजिए। 1 लाइन 1 ग्रुप। सर एक बात पूछनी कोई है। नहीं, अब चलने दो। सर एक बात पूछनी है। या आमने सामने कर लो, फिर छोटा कर लेंगे। आमने सामने कर लो, 1 ग्रुप बन गया। 2 लाइन आमने सामने कर लीजिए, 1 ग्रुप बन गया। सर एक बात पूछनी है मुझे। 1 मिनट। हाँ जी, पहले एक सामने सामने करके एक दूसरे को पहचान लीजिए।